हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा था। आज उसी क्रम में आगे हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कितना था। तो सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये सभ्यता फैली हुई थी। अब इसके बाद हमें इसकी पूर्वी सीमा कहाँ पर थी, पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी, उत्तरी सीमा कहाँ तक थी और दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी, ये हमें पता रखना है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये फैली हुई थी। किस देश में ज़्यादा थी, किस देश में कम थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो आलमगीरपुर है वहाँ तक थी। पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान सुतका गेंडोर तक थी, तथा उत्तर में बात करें तो ऊपर जम्मू कश्मीर के मांडा तक थी, और दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से 3 देश जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, जिसका आकार त्रिभुजाकार में था, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर जो चार्ट बना हो इसमें देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, मेरठ के आलमगीरपुर में यहाँ हिंडन नदी है। पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान सुतका गेंडोर था। ऊपर जम्मू कश्मीर का मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे था, और दक्षिण में दैमाबाद या ये प्रवरा नदी के किनारे था, या गोदावरी नदी हम इसे कहेंगे। तो ये चारों हमें पता होने चाहिए कि पूर्वी सीमा कहाँ तक थी, पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी, उत्तरी सीमा कहाँ तक थी और दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी। फिर ये चारों जो पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के केंद्र थे वो किस नदी के किनारे थे, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे था। दैमाबाद गोदावरी नदी, अगर गोदावरी नदी ऑप्शन में ना हो तो प्रवरा नदी के किनारे था। सुतका गेंडोर दाश्क नदी के किनारे था, और आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था। इतनी बातें हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हमने कल पिछली क्लास में देखा था कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के समकालीन थी, और चीन की सभ्यता भी थी। तो अब प्रश्न अगर आए कि उस समय तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी, मिस्र थी, मेसोपोटामिया थी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब आप क्या लगाएंगे। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का आकार इतना विशाल था कि यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता का 20 गुना, यानी जितनी बड़ी मिस्र की सभ्यता थी वैसी 20 सभ्यताएं आ जाएं तब सिंधु सभ्यता के बराबर होंगी। और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों का मिलाकर के अगर देखें तो दोनों का मिलाकर के 12 गुना उतनी बड़ी सिंधु सभ्यता थी। इसका मतलब ये है कि इन सभी सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता जो थी वो बहुत बड़ी सभ्यता थी। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता से लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक नगर भारत से लगभग 925 स्थल तथा सबसे कम नगर पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। देखो, लगभग अभी तक 1400 नगर खोजे जा चुके हैं, जिसमें 925 तो केवल भारत से मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा नगर भारत से मिले हैं और सबसे कम अफगानिस्तान से, और प्रमुख नगरों की अगर बात करें तो प्रमुख नगर पाकिस्तान से मिले, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों प्रमुख नगर थे। तो इन सभी नगरों में 2 नगरों हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को पूर्ण परिपक्व प्रमाणित नगर की संज्ञा दी गई है। कहीं कहीं 6 मिलता है, कहीं कहीं 2 नगर मिलता है, और मुख्य रूप से वो 2 ही सही करता है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये प्रमाणित रूप से कहे जा सकते हैं कि ये दोनों परिपक्व नगर थे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लिखा है कि ये नगर इतने परिपक्व थे कि स्टुअर्ट पिगाट ने इन्हें सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इसीलिए हम इन्हीं 2 नगर को पूर्ण परिपक्व मान सकते हैं। बाकी किसी किसी किताब में हमें 6 पूर्ण परिपक्व नगर भी देखने को मिलते हैं। साथ ही दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। तो अब अगर कभी प्रश्न बने कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने माना है, तो स्टुअर्ट पिगाट ने, और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। तो अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी तो हम लगाएंगे कालीबंगा। आगे देखेंगे तो सिंधु सभ्यता की जो खुदाई में
एक दूसरे के ऊपर जमी लगभग 9 परतें पाई गई हैं, जो कि सहस्त्राब्दियों के बहुत पुरानी हैं। क्योंकि आज जिस ज़मीन पर हम हैं इसके में भी अगर खुदाई की जाए तो इसके नीचे भी हमें कुछ न कुछ अवशेष मिलेंगे, क्योंकि बहुत साल पहले भी यहाँ कोई ना कोई रहा ही होगा। तो इस प्रकार 9 परतें मिली हैं, जिसमें कुछ परतों की खुदाई पर ही काम हो पाया है। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, यानी सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो कैसा था। तो सिंधु सभ्यता अपने वास्तु एवं नगर विन्यास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला भी मिली है, चित्रकला के भी थोड़े बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने वास्तु नियोजन या नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस सभ्यता में मुख्यतः 2 नगर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो वास्तुकला के श्रेष्ठतम नमूने माने जाते हैं। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उन सभी नगरों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। हड़प्पा नगर का मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा तथा एक दूसरे को समकोण पर काटता था। इन राजमार्गों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नगर की गलियों राजमार्गों से समकोण पर मिलती थी, यानी जो गलियां थी वो राजमार्गों से एकदम समकोण पर आकर के मिलती थीं। इसी कारण कहा जाता है कि इस सभ्यता के भवन ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति में बनाए गए थे। अगर प्रश्न आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो किस पद्धति में बसाए गए थे, तो हम बताएंगे कि वो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति में बसाए गए थे। क्योंकि जाल कैसी होती है, समकोण पर ही ऐसे बनी होती हैं, सब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो उसे ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति कहते हैं। मकान के दरवाजे, आजकल जो मकान बनते हैं तो अगर हमारा मकान या हमारा प्लॉट मुख्य सड़क की ओर भी है तो हम मेन अपना जो कहें कि जो अपना दरवाज़ा बनाएंगे वो मुख्य सड़क पर बनाएंगे, लेकिन कोई भी मकान सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। सब के सब गलियों की ओर खुलते थे और एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे। मकान में पीने के पानी के लिए कुओं का प्रबंध किया गया था और ख़राब पानी की निकासी के लिए जैसे आधुनिक सीवर, जैसे आज आधुनिक नालियां हैं, उसी प्रकार वहाँ भी आधुनिक सीवर, आधुनिक नालियां बनाई गई थी जिन्हें ऊपर से ढका गया था। तो सभी घरों का पानी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये बहुत ही उच्चतम व्यवस्था उस ज़माने में उन्होंने बनाई थी। इस सभ्यता में कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को छोड़ करके अन्य सड़कों में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियां, कुओं व दहलीज के निर्माण में किया गया था। यानी कच्ची और पक्की ईंट का भी यूज़ हुआ है, पक्की ईंटों का यूज़ कम ही जगह हुआ है। उस जगह पर जहाँ पानी का ज़्यादा यूज़ होता था वहाँ पक्की ईंटों का यूज़ कर देते थे, बाकी जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता में नगर प्रायः 2 स्तरों में विभाजित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो थे वो 2 स्तरों में विभाजित थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा जाता था, जिसमें दुर्ग मतलब किला, किला मतलब राजा, तो और जो पूर्वी टीला था उसे नगर टीला कहा जाता था। नगर टीला को एफ टीला के नाम से भी जाना जाता था। दुर्ग टीले वाले क्षेत्र में राजा व तत्कालीन समाज के उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। यानी जो दुर्ग टीला था उसमें समाज के उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, और जो नगर टीला था उसमें व्यापारिक एवं श्रमिक वर्ग के लोग रहा करते थे। दुर्ग टीले वाले क्षेत्र को एचआर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना कि जो दुर्ग टीला है उसे एबी टीला और एचआर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त सुंदर मूर्ति, अलंकृत मृदभांड, जितने भी सुंदर कलाकृतियाँ चीज़ें हमें मिली हैं वो सब की सब सिंधु घाटी के दुर्ग टीले से प्राप्त हुई हैं, एचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जितनी भी मूर्तियाँ थीं इन सभी का संबंध समाज के उच्च वर्ग से था। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है वो भी हमें दुर्ग टीला यानी एचआर क्षेत्र से ही प्राप्त हुई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कलात्मक चीज़ें बनाई गई थी वो दुर्ग टीले में रहने वाले उच्च वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई थी। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के नगरों का विभाजन। तो यहाँ से भी प्रश्न बना है। अभी हाल ही में एकलव्य विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के नगरों का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसमें एक दुर्ग टीला होता था, एक नगर टीला होता था।
तो मात्र दुर्ग टीला ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। रक्षा प्राचीर से घिरा होने का मतलब ये है कि दुर्ग टीलों के चारों ओर ऊंची 4 दीवारी बनाई गई थी, यानी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी ताकि वो जगह सुरक्षित रहे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में केवल दुर्ग टीला ही रक्षा प्राचीर से घिरा था, नगर टीला नहीं घिरा था। कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, यानी दुर्ग टीला की अलग बाउंड्री वॉल थी और नगर टीला की अलग बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। वहीं पर लोथल, सुरकोटदा, बनावली, इसमें दुर्ग एवं नगर टीला दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा गया था, यानी कि एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर दुर्ग और नगर टीला दोनों रहते थे। फिर चन्हूदड़ों की बात करें तो चन्हूदड़ों में कोई भी 4 दीवारी नहीं थी, कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं बनाई गई थी। धौलावीरा, इस नगर में टीलों का त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर हैं सब जगह हमें 2 स्तर मिलते हैं, दुर्ग टीला और नगर टीला, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर था जहां त्रिस्तरीय विभाजन मिलता है। दुर्ग टीला, नगर टीला और बीच में मध्य टीला, तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो एकलव्य विद्यालय में ये पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर था जिसमें त्रिस्तरीय विभाजन हमें देखने को मिलता है, तो वो धौलावीरा है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? यहाँ से प्रश्न बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा था, कौन था? तो आप लगाएंगे चन्हूदड़ो। अगर आए वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जिसमें दुर्ग और नगर टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे? तो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे तो लोथल, सुरकोटदा और बनवाली ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस टीले का त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है? तो हम धौलावीरा लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।